नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती का उत्तराखंड दौरा। आज मायावती हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगी। बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए वो प्रचार करेंगी और साथ ही आपको बता दें कि मंगलौर के लिबरहेड़ी में वो जनसभा करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, मायावती से जुड़ी हुई। मायावती आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी के समर्थन में वो प्रचार करेंगी और साथ ही साथ मंगलौर के लिबरहेड़ी में वो जनसभा करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, मायावती से जुड़ी हुई। मायावती सुप्रीमो जो है वो बसपा की, वो उत्तराखंड दौरे पर आज रहेंगी और आपको बता दें कि मायावती हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि बसपा प्रत्याशी जमील अहमद के लिए वो प्रचार करेंगी और इसके साथ ही आपको बता दें कि मंगलौर के लिबरहेड़ी में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। तो इस वक्त की लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से बसपा जो है वो अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है और यहाँ पर मायावती ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अब अलर्ट मोड दिखाना शुरू कर दिया है और उत्तराखंड में आज उनका दौरा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में वो जनसभा करेंगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां से जो प्रत्याशी हैं जमील अहमद, उनके समर्थन में वो रैली करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नोएडा दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेक्टर 33 में वो जनसभा करेंगे अमित शाह और साथ ही साथ आपको बता दें डॉक्टर महेश शर्मा के लिए वो जनसभा करेंगे। आज शाम 5 बजे अमित शाह की रैली। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, अमित शाह के दौरे से जुड़ी हुई। अमित शाह आज नोएडा में मौजूद रहेंगे और वहां पर चुनावी रणनीति को साधने की उनके द्वारा कोशिश की जाएगी। वहां से प्रत्याशी रहे डॉक्टर महेश शर्मा के समर्थन में वो आज रैली करेंगे और ये रैली शाम 5 बजे होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज नोएडा दौरा है और नोएडा जो है वो काफी अहमियत रखता है आगामी लोकसभा चुनावों में, इसलिए सभी जो नेता हैं बीजेपी के वो पश्चिमी यूपी को पूरी तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आपको बता दें कि नोएडा में आज अमित शाह का दौरा है और अमित शाह जो है कई मुद्दों को यहां पर भुनाने की कोशिश करेंगे। शाम 5 बजे वो रैली करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिन प्रत्याशी के समर्थन में आज अमित शाह का रोड शो है, उनका नाम डॉक्टर महेश शर्मा है और वो बीजेपी से इस बार उम्मीदवार रखे गए हैं और आगामी लोकसभा चुनावों में वो अपना कई ज्यादा प्रभाव जो है वो बीजेपी पर डालते हैं और चुनावों पर भी डालते हुए वो दिखाई देंगे। तो डॉक्टर महेश शर्मा एक प्रमुख चेहरा है बीजेपी का और एक अहम नाम है और कई महत्वपूर्ण कार्य जो है वो उनके द्वारा किए गए हैं और उन्हीं कार्यों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इस बार उनको अपना उम्मीदवार बनाया है और आज उन्हीं के पक्ष में अमित शाह आपको नोएडा में रैली करते हुए दिखाई देंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। हल्द्वानी में यूपी के सीएम योगी भरेंगे चुनावी हुंकार। हल्द्वानी में सीएम योगी जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो जनसभा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं सीएम योगी से जुड़ी हुई। हल्द्वानी में आज सीएम योगी चुनावी हुंकार भरते हुए आपको सुनाई देंगे। हल्द्वानी में आज वो जनसभा करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में ये जनसभा होगी और इन जनसभा में कई अहम मुद्दों को साधने की कोशिश वहां पर की जाएगी क्योंकि सीएम योगी एक अहम चेहरा है बीजेपी का और लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको जाना जाता है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था में उन्होंने यूपी में सुधार किया है, उसकी सराहना जो पूरे देश में की जाती है और उसी को ध्यान में रखते हुए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी का नाम रखा गया है और उनकी बाकी राज्यों में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। और इसी डिमांड को देखते हुए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कठुआ भी वो गए थे और उसके बाद से अब उत्तराखंड दौरे पर भी सीएम योगी दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का आज पश्चिमी यूपी दौरा है। दोपहर 12 मेरठ पहुंचेंगे 12 बजे अखिलेश यादव और आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे मेरठ से अखिलेश रवाना होंगे।
1:30 पर मुजफ्फरनगर में वो जनसभा करेंगे। 2:30 पर बिजनौर के नटहोर में नहटोर में वो जनसभा करेंगे और शाम 4:45 पर लखनऊ पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं अखिलेश यादव से जुड़ी हुई, क्योंकि ये सभी पार्टियां बेहतर तरीके से समझती हैं कि पश्चिमी यूपी जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितनी महत्वपूर्ण जगह वो इन चुनावों में रखता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी के साथ साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस ओर ध्यान दे रही हैं और अखिलेश यादव ने अब मोर्चा जो है समाजवादी पार्टी का संभाल लिया है। आपको बता दें कि शाम 4:45 पर वो लखनऊ पहुंचेंगे और इससे पहले आपको बता दें कि आज उनका पश्चिमी दौरा है और ये दौरा वाकई में कई मायनों में अहम रहने वाला है, क्योंकि दोपहर 12 बजे मेरठ वो अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे और उसके बाद आपको बताएं पूरा कार्यक्रम वहां पर चलेगा। दोपहर 1 बजे मेरठ से अखिलेश रवाना हो जाएंगे और उसके बाद 1:30 पर मुजफ्फरनगर में वो जनसभा करेंगे और मुजफ्फरनगर में जनसभा करने के बाद 2:30 पर वो बिजनौर के नहटोर में जनसभा करेंगे। चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन होती है मां शक्ति के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा। मां दुर्गा के सभी रूपों में स्कंद माता का ममतामयी रूप होता है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सच्चे मन से स्कंद माता की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और सपा दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पीलीभीत पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सीमाएं सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। क्या चीन ने हमारा रोजांगला का शहीद स्मारक नहीं तोड़ दिया? क्या आप इस तरह दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे? क्या दुनिया में आपकी पहचान इसलिए बनेगी कि आपने अपनी सीमाएं सिकोड़ ली हैं? और बीजेपी की सरकार कहती है कि अगर चीन हमारे गांव के नाम बदलेगा तो हम चीन का नाम बदल देते हैं। चीन का नाम मत बदलिए, लेकिन अगर आप चीन के साथ व्यापार बंद कर देंगे तो शायद हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा आगे दिखाई देगा। सोचो, एक देश की वालों को भी कह के जा रहा हूं, अगर हमारी फौज की भर्ती को, जो फौज सबसे सेंसिटिव है, हमारी सीमाएं सबसे सेंसिटिव हैं, चीन को लेकर के सवाल खड़े हैं कि रिजांगला को लेकर के क्या हमारा रिजांगला का मेमोरियल नहीं तोड़ दिया? चीन की फौज आई और रिजांगला का मेमोरियल तोड़ दिया। क्या आप ऐसे दुनिया में विश्वगुरु बनेंगे? क्या दुनिया में आपकी पहचान इसलिए बनेगी कि आपने अपनी सीमा सिकोड़ ली है? आपकी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। और सोचो, एक देश की बीजेपी की सरकार क्या कहती है कि अगर उन्होंने हमारे गांव के नाम बदले हैं तो हम चीन का नाम बदल देते हैं। चीन का नाम मत बदलो, केवल चीन से कारोबार अगर आप रोक दोगे तो शायद हम। बसपा ने यूपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। आजमगढ़ से भीम राजभर, घोसी से बालकृष्ण चौहान, एटा से मोहम्मद इरफान, दोरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे और बस्ती से दयाशंकर मिश्र, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य, रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को उतारा है। इससे पहले बसपा 36 कैंडिडेट को उतार चुकी है। कुशीनगर के हाटा कोतवाली के नगर पंचायत सुकरौली नगर में एक युवक का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव के साथ उसकी बाइक भी पुलिया के नीचे पानी में मौजूद थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह टहलने के लिए निकले लोगों ने शव को देखकर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि मृतक युवक की पहचान मऊ जिले के अभिषेक मौर्य के तौर पर हुई है।
चाकू के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का रामपुर सियासी तौर पर आजम खान का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब ये गढ़ आजम खान के हाथों से फिसल चुका है। तो वहीं बीजेपी ने इस बार रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर के राणा ने उनसे खास बातचीत की, आप भी देखिए। रामपुर के मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम लोधी जी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, स्वागत है आपका एएमपी नेटवर्क पर। चुनाव चल रहा है और 19 तारीख को पहला मतदान होना भी है, तो आपको क्या क्या समस्याएं नजर आती हैं कि आप अगर फिर से सांसद बनते हैं तो सबसे पहले आप किन पर काम करेंगे? देखिए, समस्या तो अभी बहुत सारी हैं, क्योंकि जनपद रामपुर कोई काम है ज़्यादा नहीं हो पाया था। जो भी अगर काम हुआ तो शहर जो सिटी है उसमें ही हो पाया था, लेकिन देहात में क्षेत्र में नहीं हो पाया था। तो बहुत सारी समस्या थी। बहुत सारे पुल अभी बन के तैयार हो गए, सड़कें बन रही हैं। बाकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बहुत ज़रूरी है जनपद रामपुर का। और हमारे जो युवा हैं उन्हें आवश्यकता है उन्हें रोजगार की, तो उनके लिए भी रोजगार के लिए हम कोई ना कोई कोशिश करेंगे कि बहुत फैक्ट्रियाँ आज हमारे उत्तर प्रदेश में लग रही हैं। तो मान्यवर से मेरी बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद यहाँ किसी न किसी उद्योगपति को भेजा जाए। बिल्कुल, लेकिन जब हमारी लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक तो सड़कों के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लचर है, और प्राइमरी अगर स्कूलों की बात की जाए तो उनकी हालत भी बेहतर नहीं है। तो उन पर आप ध्यान देंगे? नहीं, प्राइमरी स्कूल तो बहुत सुंदर है हमारे यहाँ, आपने देखा नहीं होगा, जाके देख लीजिए गाँव में। और हमारी सरकार ने बड़ा उस पर फोकस किया है, और बड़ा मेरे ख्याल से प्राइवेट स्कूल इतने अच्छे नहीं होंगे जितने हमारे सरकार प्राइमरी स्कूल। उनका कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, टीचर उतना फोकस नहीं करते हैं काम को लेकर। नहीं, ऐसा तो कोई समस्या हमारे सामने नहीं आई है, ना कोई शिकायत इसमें की आई है। मैं भी गांव-गांव घूम रहा हूँ, किसी ने अभी कोई शिकायत ऐसी नहीं की है, ना टीचर की, ना कोई स्कूल की। लेकिन और भी बहुत समस्या है यहाँ पर, क्योंकि अभी सड़कें भी अभी बहुत सारे अभी काम होना बाकी रह गया, जो कि गाँव की सड़कें हैं, गाँव के जो रास्ते हैं, तो बहुत सारे जुड़ने से रह गए हैं गाँव हमारे। तो हम चाहते हैं उस पर भी काम हो। और जैसे हमारा नैनीताल का बॉर्डर है उत्तराखंड का, तो पर्यटन जब नैनीताल जाते हैं तो रामपुर होके जाते हैं हमारे। और तो रामपुर ऐतिहासिक नगरी है हमारी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कई शिव मंदिर हैं हमारे, राजा लाइब्रेरी है, तो कई चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ ये पर्यटन स्थल के हिसाब से भी हमारा रामपुर बहुत खूबसूरत ज़िला है। और मैं पहले भी मैंने मांग की थी, सदन में मुद्दा उठाया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया था कि इसे पर्यटन स्थल घोषित किया जाए रामपुर को। थोड़ी सी चलते चलते बात करेंगे, है ना, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एक तो सड़कें छोटी बहुत हैं, नेड़ी हैं, और उनके विकास पर उतना फोकस नहीं हुआ है। आप भी 2022 से हैं, अब 24 आ चुका है कि 2 साल हो गए हैं। तो आखिर इसमें रफ्तार कब आएगी कि ताकि सड़कें चौड़ी भी हों और बेहतर भी बन जाए, गड्ढा मुक्त हो जाए? देखिए, सड़कें चौड़ी हो रही हैं। आपका शाहबाद से लेकर बाजपुर रोड जो है 7 मीटर का था, वो 10 मीटर में हो चुका है, और उस पर काम शुरू लग गया है, क्योंकि 200 करोड़ का स्वीकृति अभी माननीय मुख्यमंत्री ने उसे दी है, और उसके खंभे उम्बे हटने शुरू हो गए और पेड़ कटने शुरू हो गए। मेरे ख्याल से 1 आध महीने में काम शुरू हो जाएगा उस पर। आयुष्मान कार्ड को लेकर लोगों की शिकायत ये थी कि आयुष्मान कार्ड बनवाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, और जो जिनको लाभ उसका मिलना चाहिए उनको ना मिलकर बाकी लोगों को मिलता है जो उसके पात्र भी नहीं है। देखिए, आयुष्मान कार्ड जो मानक के आधार पर बनाए जाते हैं, है ना, तो अब उसमें मानक में कोई लिस्ट है, उसमें तो 2-3 कॉलम है, तो उसमें अगर वो नहीं आता है तो नहीं बन पाता। लेकिन उस पर सरकार ध्यान देगी। अभी ज़्यादा पुरानी हमारी योजना नहीं है हमारी सरकार की, तो लेकिन जो कमियां हैं उसे दूर करने का काम करेंगे। मतलब ये कहना है कि चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती, आयुष्मान कार्ड बनवाने में थक जाते हैं। नहीं, अब दिक्कत ये है ना कि उसमें लिस्ट में अगर नाम नहीं है उसका, किसी उसमें कॉलम में नहीं आता है वो उसका मानक के आधार पर, तो उसे दिक्कत तो आती। गरीब है लेकिन वो दिक्कत आ रही है। कुछ बहुत सारे इसमें के छोटे हैं, लेकिन उनका सर्वे करा के कोई दोबारा से हम उसको मानक में लाकर और उनका आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम करेंगे। एक और बड़ा अहम सवाल है कि मैं जब नोएडा से चला तो उसके बाद मेरठ, बिजनौर, नगीना, फिर मैं बरेली, पीलीभीत भी होकर आया, अब रामपुर पहुंचा हूं। तो एक कॉमन समस्या सबसे ज़्यादा जो किसानों ने रखी वो रखी कि आवारा पशुओं से किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? और गौशाला बनाने की बात तो की गई, लेकिन गौशाला है नहीं, या जो उसकी देखरेख करते हैं वो लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, गाय अभी भी खुली घूम रही हैं। तो उसको लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों ने कही। देखिए, समस्या है, ऐसा नहीं है, समस्या तो है पूरे जनपद रामपुर में नहीं और दूसरे जिलों में भी है। लेकिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से अभी 5 गौशाला नई बनी है इसी वर्ष में 2023-24 में,
और उनका रख रखाव भी फर्स्ट क्लास हो रहा है। 2-4 का तो उद्घाटन मैंने ही किया, तो कोई दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। लेकिन समस्या है क्योंकि समस्या हम लोग ही पैदा कर देते हैं। जैसे कोई हमारा जानवर हम पाल रहे हैं, अगर वो दूध नहीं देना बंद कर देती है गाय या कोई बछड़ा, तो उसे सड़क पर छोड़ देते हैं, तो समस्या वो पैदा हो जाती है। किसानों ने ये भी कहा कि हम गौशाला में देखकर भी आए, तो अगर हम शाम को देकर आए हैं तो पता लगा सुबह तक उन्होंने ही गाय छोड़ दी है। नहीं, देखिए हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। मान लो 100 गायों की एक रखने की क्षमता है उसका गाय, उसमें अगर 500 छोड़ दी जाए तो बड़ी दिक्कत आएगी फिर। तो ऐसे ही थोड़ा अब एकदम जैसे मान लो कोई दूध दे रहा है, कोई गाय दूध दे रही है ना, उसका बछड़ा है, तो लोग ये करते हैं कि अगर वो जैसे दूध देना बंद कर देती है तो उसे रस्सी काट दी और रास्ते में छोड़ दी, तो वो समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक और इसी की समस्या ये थी कि सरकार ने कहा कि अगर आप गाय पालते हैं या उन गाय को रखते हो तो उनके रख रखाव के लिए 50 रुपए दिए जा रहे हैं, तो क्या एक गाय के लिए 50 रुपए पर्याप्त है? ये किसानों का सवाल रहा। नहीं, कम है थोड़ा, लेकिन उसका अगर मान लो गाय अगर पालता है तो उसका अगर वो दूध दे रही है तो उसका भी वो यूज करता है, और गाय के पालने के लिए पैसे मिलते हैं, तो है ना, दोनों दो तरह के फायदे उसके होते हैं। गाय से बहुत सारे फायदे होते हैं, गोबर बचता है, उसका गोबर है तो वो काम में आता है खाद के लिए, और दूध अगर वो ढंग से पालता है तो उसे दूध का भी इस्तेमाल वो करता है और पैसे भी मुझसे मिलते हैं। लेकिन हर आदमी इसमें अगर लग जाए, सब लोग पालने लगे, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। एक और बीजेपी प्रत्याशी को लेकर, सिर्फ आपकी नहीं, मैं सभी की बात कर रहा हूं, जो लोगों ने कॉमन समस्या मुझे बताई वो ये कही कि ऐसा लगता है कि प्रत्याशी सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर लेकर बैठ गए हैं कि अगर मोदी जी हैं तो हम जीत ही जाएंगे, तो चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं, या जो विधायक सांसद बन जाते हैं वो जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं समस्या सुनने के लिए। ये तो रामपुर में सुनने को मिली कोई बात, समस्या ऐसी हुई नहीं, रामपुर की जनता से तो मैं आपके बाद बात करूंगा जाकर। तो रामपुर की समस्या नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि 2 साल से मैं बना हूँ और 2 साल से लगभग जनता के बीच में रहा हूँ। मैं कहीं ना घूमने गया हूँ ना दिल्ली गया हूँ। दिल्ली जब सदन चलता है तभी जाता हूँ, कभी अपने व्यक्तिगत रूप से जब वैसे नहीं रुका मैं। जब काम होता है, मीटिंग होती है तब जाता हूँ, या सदन चलता है तब जाता हूँ। बाकी 24 घंटे जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा की है, और जनपद रामपुर का हर गाँव मैंने इन 2 सालों में घूम लिया है। उसी का लाभ अब मिल रहा है। देख रहा हूँ कि आज ढूंढे सर विपक्ष को प्रत्याशी नहीं मिले आज की तारीख में। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि उन्हीं की पार्टी से तोड़ कर बीजेपी प्रत्याशी बना रही है, क्योंकि बीजेपी के पास प्रत्याशी नहीं है। नहीं, कौन बना दिया बताइए? कोई नहीं बनाया। अब भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा दल है, क्योंकि सबसे इस देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है आज की तारीख में। तो जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है, आना चाहें तो आए, उनको हमारे कोई पाबंदी नहीं है कि हमारी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के हिसाब से पार्टी चलती है हमारी। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा चुनावी समीकरण पर बात करूंगा। लगभग 17.5 लाख के आसपास मतदाता रामपुर में हैं, और जिनमें से लगभग 9-9.5 लाख मुस्लिम हैं और बाकी हिंदू हैं। अगर इसके आधार पर हम समीकरण को समझे तो क्या क्या चुनौतियां घनश्याम सिंह लोधी को अपने चुनाव में दिखती हैं बाकी पार्टियों से चुनाव लड़ते हुए? देखिए, जनपद रामपुर का एक तरफा चुनाव है और यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती हमारे यहाँ। और देख रहे हो आप, ये सब मेरे ख्याल से इतने हिंदू नहीं होंगे, इतने मुस्लिम खड़े हैं यहाँ सामने। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं होती, और ना 2 सालों में मैंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, और 2 सालों में नहीं, मैंने 10 साल पहले मैं MLC रहा, तब भी मैंने इस तरह की कोई राजनीति नहीं की। आज उसी का परिणाम है कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर कमल खिला रहे हैं रामपुर में। और 19 तारीख जब आएगी तो आप यहाँ का रामपुर का इतिहास बदला जाएगा और लिखा जाएगा, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर यहाँ से भारी मतों से भाजपा का कमल खिलाने का काम किया। बिल्कुल, एक और आखिरी सवाल, क्योंकि आपका समय भी बड़ा कीमती है इस समय पर। रामपुर को एक तो रामपुरी चाकू की वजह से जाना जाता है, या फिर नवाबों का शहर कहा जाता है, या फिर सियासी तौर पर आजम खान के नाम से भी रामपुर को जाना जाता है। तो क्या आने वाले समय में घनश्याम सिंह लोधी के शहर के तौर पर रामपुर को जाना जाएगा? देखिए, कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरे नाम से ये रामपुर जाना जाए, लेकिन रामपुर इंसानियत के नाम से जाना जाएगा। यहाँ इंसानियत बसती है। आपने देखा होगा दुनिया में दंगे फसाद हुए, लेकिन रामपुर में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, और गंगा जमुना तहजीब के नाम से रामपुर जाना जाता है। आज वही है कि हिंदू मुसलमान सब मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और घनश्याम सिंह लोधी के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। जो लोगों की समस्याएं थी और जो हमने उनके समक्ष रखी, उनका जवाब देते हुए उन्होंने यही कहा कि जब मैं फिर से सांसद बनकर आऊंगा तो उन सभी समस्याओं पर काम करेंगे, क्योंकि अभी समय कम था। 2022 में ही उपचुनाव हुए थे, जिसके बाद घनश्याम सिंह लोधी चुनाव जीतकर
सांसद बने थे, तो उनका ये कहना था कि समय बहुत कम मिला था, इसलिए बहुत तेजी के साथ काम वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब फिर से चुनकर आएंगे तो उन सभी समस्याओं पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर भी काम करेंगे, शिक्षा पर भी काम करेंगे, सड़कों के चौड़ीकरण और उसकी बेहतरी के लिए भी काम करेंगे। किसानों की जो समस्या आवारा पशुओं को लेकर है, उन्होंने कहा कि उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। 5 गौशालाएं रामपुर में बनाई गई हैं और भी गौशालाएं उसी तरह से बनाई जाएंगी। कैमरामैन राजेश तिवारी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में इंस्टाग्राम पर कमेंट करने को लेकर 2 पक्षों में जबरदस्त लड़ाई हो गई। इस लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे और पत्थर चला रहे हैं। दर्जन लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। अमरोहा में कार से बाइक टकराने पर विवाद हो गया। कहा सुनी के बाद बाइक सवार ने ग्रामीणों को मौके पर बुला लिया और कार सवार को जमकर पीटा। मारपीट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग लाठी डंडों से एक दूसरे को मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट में घायल हुए युवक थाना पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ उसने केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उधर पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।